सभी मित्रों का नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हमारा एक बार पुनः बहुत बहुत नमस्कार। और जितने भी हमारे दूर दराज क्षेत्र से हमको देख रहे हैं उन सभी मित्रों को, साथियों को, विद्यार्थियों को, सबको हमारा बहुत बहुत आज का नमस्कार। आज विद्यार्थी पुनः एक बार हम अपने YouTube चैनल पर आपके बीच अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के, या कह लीजिए कि इंडियन इकोनॉमी के जितने सारे पक्ष होते हैं उन पक्षों पे बात करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो विद्यार्थीगण, आज से हम एक इंडियन इकोनॉमी की एक श्रृंखला चला रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं, क्योंकि पता है ना, यदि सफलता आपको हासिल करना है तो पढ़ने के साथ साथ बताएं विद्यार्थी आपको कि जितना अधिक प्रश्नों का अभ्यास होगा उतना ज़्यादा मान के चलिए कि आप उस उद्देश्य में सफल होंगे, जिस उम्मीद, जिस आशा, जिस विश्वास के साथ जिस लक्ष्य में आप लगे हैं। तो चलिए विद्यार्थी, देर ना करते हुए चलिए सीधे आज टेस्ट सीरीज पे हम लोग चल रहे हैं, और ताकि उन सपनों को साकार किया जाए जिन सपनों को हम सुबह से लेके शाम तक कहीं ना कहीं बुनते रहते हैं। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करें। आइए मित्रों, आप पुनः हम लोग एक बार शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके बोर्ड पे आपके सामने है, और देखिए प्रश्न जरा पढ़िए, सावधानी से पढ़िएगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, प्रश्न जल्दबाजी में पढ़ती हैं। तो प्रश्नों को अच्छी तरीके से पहले पढ़ते हैं। देखिए सीधे सीधे क्या नाम है कि जो यहाँ पर प्रश्न दिया है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अब क्या है। पूछ क्या रहा है कि वर्तमान में जो प्राइस इंडेक्स है, मूल्य सूचकांक है, उसका आधार वर्ष क्या है, बेस ईयर क्या है। और आप लोग ये जान लीजिए थोड़ा से, जब भी हम लोग चाहे वह राष्ट्रीय आय के संदर्भ में हो या फिर क्या नाम है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में हो, हमेशा एक आधार वर्ष बनाते हैं, और उसी आधार वर्ष के आधार पर हमें तय करते हैं कि वास्तव में कि जो हम मापने की कोशिश करते हैं, चाहे वह राष्ट्रीय आय हो या फिर क्या नाम है कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में है। तो यहाँ पे विद्यार्थी जो प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अब क्या है, जरा ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 2004 और 5 है, बी ऑप्शन 2009 और 10 है, सी ऑप्शन 2010 और 11 है, और डी ऑप्शन क्या है 2011 और 12 है। तो विद्यार्थी लोग, प्रश्न के अकॉर्डिंग जो उत्तर आपका होगा कि थोक मूल्य सूचकांक यहाँ पूछ रहा है, किसके संदर्भ में पूछ रहा है, WPI के संदर्भ में पूछ रहा है, अर्थात होल प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है। और होल प्राइस इंडेक्स वह इंडेक्स होता है जो भारत में वर्तमान में मुद्रास्फीति मापने का क्या है, तरीका है, क्या है, इसी के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, मुद्रास्फीति का हम लोग क्या कर रहे हैं, मापते हैं। मुद्रास्फीति क्या करते हैं, मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और ये भी आपको याद रखना है, हमारे यहाँ WPI के साथ साथ दूसरा पैरेलल जो आज के समय में वर्तमान में सबसे बेहतरीन इन्फ्लेशन का मापक बन चुका है, उसका नाम क्या है, CPI है। क्या है, CPI। अर्थात आप कह सकते हैं विद्यार्थी लोग कि भारत में इन्फ्लेशन को मापने के लिए दो सूचकांकों का प्रयोग पैरेलल लिया जा रहा है, एक WPI, दूसरा क्या है, CPI। तो यहाँ पूछ रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक का बेस ईयर क्या है, आधार वर्ष क्या है। और हमेशा याद रखिएगा, आधार वर्ष ना तो बहुत ज़्यादा पुराना होना चाहिए, और उस ऐसे आधार वर्ष का हम चुनाव करते हैं जिसमें बहुत सारा क्या नाम है, असामान्य नेचर का ना हो, बल्कि सामान्य प्रकृति का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी 19-20 को आप ले लीजिए, तो कोरोना काल था, तो ऐसे ईयर को हम बेस ईयर का चुनाव नहीं करते हैं। तो मित्र लोग, साथी लोग, याद रखिएगा कि यहाँ पर जो क्या ना उत्तर होगा कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक अर्थात होल प्राइस इंडेक्स का वर्तमान में क्या है, बेस ईयर, आधार वर्ष है क्या। तो उत्तर आपका जो आएगा डी ऑप्शन के साथ आप लोग जाइएगा 2011 और
12। कितना क्या उत्तर हो जाएगा? 2011 और 12। याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बार बार एग्जाम में जगह बनाता है, क्योंकि पहले क्या था? पहले 2004 और 5 था। इसके पहले कितना था? इसके पहले कितना था बेस ईयर? 2004 और क्या था? 5 था। मगर आज वर्तमान में, आज की तारीख में जो आज चल रहा, अभी भी ये चर्चा हो रही है कि बेस ईयर को बदलना चाहिए। वह बदलना चाहिए भी, समय आ भी गया है। लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब भी बेस ईयर का चुनाव किया जाए, उस सामान्य नेचर वाला होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आर्थिक उथल पथल उसमें नहीं होना चाहिए, ताकि जो हम जिसको मापना चाहते हैं वो हमारा जो तस्वीर सामने आए वो क्या आए? सही आए। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक, उसका मतलब कि बेस ईयर वर्तमान में कितना है? 2011 और 12। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा विद्यार्थी, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा और पुनः हम आपके मतलब क्या नाम है कि तब तक मतलब क्या नाम है कि बताते रहेंगे जब तक आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाते। चलिए दूसरे क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम लोग। चलिए अब आगे देखिए, दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि सार्वजनिक व्यय का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण अब समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन जरा देख लीजिए। योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय, स्कीम व्यय, गैर स्कीम व्यय, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय, और डी ऑप्शन दे रहा है उपरोक्त सभी सही है। क्या उत्तर हो सकता है विद्यार्थी? बहुत आराम से एकदम कूल माइंड से पढ़ने की कोशिश करिएगा प्रश्न को, तब जाके उत्तर दीजिएगा, ताकि मतलब क्या नाम है कि जो आपका उत्तर आपका आए, मतलब क्या नाम है कि वो पूरी तरीके से सही उत्तर हो। क्या दे रहा है कि सार्वजनिक व्यय, जो सरकार व्यय करती है। आपको पता होना चाहिए भारत का जो संविधान है, अर्थात भारत का जो सबसे पवित्र और महान जो ग्रंथ है, जिसका नाम क्या है? संविधान। उस संविधान के प्रियम्बल में आप देखेंगे भारत को क्या कहा गया? एज ए वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य। तो अब कल्याणकारी राज्य है तो हम लोग क्या करते हैं? सरकार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और बहुत सारे दायित्व हैं। उन्हीं दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार अपने नागरिकों को बेहतर जीवन मतलब यापन के लिए या बेहतर जीवन स्तर डेवलप करने के लिए क्या करती है? खर्च करती है। क्या करती है? खर्च करती है। और खर्च किस माध्यम से करती है? बजट। क्या करते हैं? बजट। याद करिए आर्टिकल नंबर 112। तो यहां जो प्रश्न आ रहा है जरा देखिए, सार्वजनिक व्यय का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण को अब समाप्त कर दिया? वर्तमान की बात पूछ रहा है, अभी हाल में ही किया गया है। तो जो सही उत्तर है विद्यार्थी लोग आप जाइएगा कि वर्तमान में जो योजनागत व्यय है, कौन सा व्यय है? योजनागत व्यय है। और दूसरा व्यय जो है क्या है? गैर योजनागत व्यय। इसको अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अर्थात आप मतलब क्या नाम है कि आप कह सकते हैं कि अब ऐसा कोई भी सरकार योजनागत और गैर योजनागत व्यय का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमारा अपना देश है वर्तमान में है, अब सरकार पूरी तरीके से एक ही व्यय करती है, जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है, सार्वजनिक व्यय के नाम से जाना जाता है। क्योंकि होता क्या है? योजनागत जो हमारे मतलब क्या नाम है कि बजट में उल्लेख होता है। जब सरकार बजट प्रस्तुत करती है तो वहाँ तो तमाम योजनाएं चलती हैं और ऐसे व्यय को योजनागत व्यय करते हैं। और सरकार जो बीच बीच में मतलब क्या नाम है कि जैसे बिहार हो गया या असम हो गया या अन्य ऐसे जो राज्य होते जहाँ विशेष, जैसे उड़ीसा हो गया, यहाँ अक्सर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, तो सरकार क्या करती है? इनके लिए खर्च करती है, मतलब विशेष मतलब क्या ना प्रावधान के तहत। तो आपका वो क्या हो जाता है? गैर योजनागत व्यय। तो कुल मिला जुला के जो प्रश्न का उत्तर यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा व्यय समाप्त किया गया है, तो जो योजनागत व्यय है और गैर योजनागत व्यय है वर्तमान में क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और विद्यार्थी लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज इस चैनल के माध्यम से पढ़ के जाइए, फिर कभी अगर ये प्रश्न आता है तो बच के ना जा पाए। चलिए तो आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। अब अगला जो प्रश्न है जरा उस पर आप ध्यान दीजिएगा। एकदम लेटेस्ट प्रश्न ले रहे हैं कि वर्ष 2021-22 में कुल खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान आर्थिक समीक्षा
2021 और 22 में किया गया है। देखिए पूछ रहा है आर्थिक समीक्षा। क्या पूछ रहा है? आर्थिक समीक्षा। याद रखिएगा बजट और आर्थिक समीक्षा। बजट में हम क्या करते हैं, और ये भी आपको याद रखना है, बजट जो होता है, जो बजट हमारा होता है, याद करिएगा वो कुल 3 वर्षों से संबंधित होता है। कितने वर्षों से? 3 वर्षों से। कभी भी अगर प्रश्न पूछ लें कि बजट में कितने वर्षों से संबंधित होता है, तो ये प्रश्न जरूर याद करिएगा। बजट मुख्यतः उससे 3 वर्ष संबंधित होता है। आप कहेंगे सर कैसे? एक जो करंट में चलता रहता है, दूसरा हम लोग जो प्रस्तावित रखते हैं कि कितना व्यय होगा, कितना आय होगा, कितना विकास दर का अनुमान रखते हैं, और वास्तव में जो हम पिछले वर्ष में प्राप्त किए हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक समीक्षा। अर्थात आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ देखिए 2021-22 का कर रहा है, यहाँ पूछ रहा है, तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार जो अनुमान है वो कुल खपत में, टोटल कंजम्पशन में, कुल उपभोग में कितना वृद्धि होने का क्या नाम है कि अनुमान रखा गया है। तो विद्यार्थी लोग याद रखिएगा कि वो जो उत्तर आपका बनेगा वो कितना बनेगा? कितना होगा? जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उत्तर होगा आपका 7%। एकदम न्यू प्रश्न है, नया प्रश्न एकदम है, आने की बहुत सारी संभावना है तमाम एग्जाम में। तो अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगर प्रश्न आता है कि कुल खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान आर्थिक समीक्षा 2021-22 में, इकोनॉमिक सर्वे में क्या अनुमान रखा गया है, तो क्या रखा गया है? 7%। कितना रखा गया है? 7%। और ये भी याद रखिएगा कि बजट मुख्यतः 3 वर्ष से संबंधित है। और हमारा जो भारतीय संविधान भारतीय संविधान है, वहाँ क्या ना बजट शब्द नहीं यूज हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। जब बजट हम पढ़ाएंगे पूरी तरीके से क्लियर करेंगे कि राजस्व बजट क्या है, पूंजीगत बजट क्या है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ सीरीज श्रृंखला है, नाते हम यहीं तक अपने आप को सीमित रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही क्या नाम है कि चर्चित प्रश्न है आपके सामने। करंट अफेयर्स का प्रश्न है। जरा देखिए आप लोग कि चाबहार बंदरगाह के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता भारत ने संबंधित देश के साथ किया हुआ है। यह बंदरगाह किस देश में है? बहुत ही फेमस प्रश्न है, बहुत लगातार जगह बना रहा है। तो विद्यार्थी लोग श्रीलंका दिया है, ईरान दिया है, मॉरिशस दिया है, मालदीव दिया है। जरा बताइए उत्तर क्या हो सकता है? तो एकदम पूरी तरीके से जान लीजिए। जैसे ही चाबहार बंदरगाह का नाम आए, तुरंत आप समझिए कि कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है? ईरान की बात कर रहा है। कहाँ पे है ये? ईरान में। कहाँ पे है? ईरान में। याद रखिएगा उत्तर क्या सही हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? ईरान। जो चाबहार बंदरगाह किस देश में है? तो मित्र लोग, साथी लोग, विद्यार्थी लोग, अरे यार युवा है, यंग है, यूथ है, और कहते हैं ना कि युवा किसी देश, किसी समाज का जो भविष्य है वो आगे ले जाता है। तो भारत क्या नहीं कि युवा देश है, और उसमें आप कहिए कि विकास की पहिया है, जो कि इस समाज का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो मित्र लोग उत्तर क्या होगा? ईरान होगा। चलिए आगे चलते हैं, मूव करते हैं कि काफ़ी प्रश्न आपके बीच हम लेकर के आए हुए हैं। और चलिए अब देखिए, दे रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जनवरी 2021 में जारी रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश में भ्रष्टाचार का स्तर सबसे कम बताया गया है? आज हर जगह जहाँ कहीं चाहे चाय की दुकान हो, कहीं भी बात होती है, तो जब भी सरकारों की सफलता या असफलता की बात होती है तो तुरंत एक बात आती है, यार तो भ्रष्टाचारी सरकार ये है, वो है। तो आज पूरे वैश्विक लेवल पे जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कार्ड है 2021 में, वो पूछ रहा है कि सबसे कम है। अर्थात वह भ्रष्टाचार नाम मात्र का है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। वहाँ के नागरिक कितना बेहतर योगदान करते हैं अपने देश के, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो जरा आप देखिए, ऑप्शन दे रहा है डेनमार्क दे रहा है, फिनलैंड दे रहा है, न्यूजीलैंड दे रहा है, और ऑप्शन डी नंबर जरा याद रखिएगा
दे रहा है, मतलब क्या नाम है, क्या दे रहा है कि ए और सी दोनों। अर्थात आप कह सकेंगे कि जो डेनमार्क और न्यूजीलैंड है, क्या है, डेनमार्क और क्या, न्यूजीलैंड है, ये दो ऐसे देश हैं मित्र लोग, विद्यार्थी लोग, कि यहाँ भ्रष्टाचार नाम का कोई चीज नहीं है, बहुत नाम मात्र का। अर्थात आप कह सकते हैं भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन जिन देशों में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, मान के चलिएगा कि वह देश उतनी तेजी से तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ तय करता है कि उस देश के नागरिक कैसे, नागरिकों की सोच कैसी है, क्या सोचते हैं अपने देश के विकास के लिए, क्या मतलब हाइपोथेसिस बनाते हैं अपने समाज को लेके, अपने देश को लेके, अपने राष्ट्र को लेकर के। तो वास्तव में ये कहीं ना कहीं प्रत्येक देश को मतलब क्या नाम है कि एग्जाम्पल पेश कर रहा है कि डेनमार्क और न्यूजीलैंड की वास्तव में मतलब क्या नाम है कि ये जो दोनों देश हैं वो वास्तव में भ्रष्टाचार में एक कह लीजिए मतलब क्या नाम एकदम बेहतरीन मतलब क्या निष्पादन किया, बेहतरीन मतलब पैरामीटर करके दिखाया है। अर्थात आप कह सकते हैं आपका डी ऑप्शन, यहाँ पे क्या ऑप्शन, डी ऑप्शन, डेनमार्क और न्यूजीलैंड मतलब क्या नाम है, यहाँ पर जो रिपोर्ट मतलब क्या नाम है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की जो प्रत्येक वर्ष जारी होती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो मतलब ए और सी अर्थात डेनमार्क और न्यूजीलैंड का जो लेवल है वो सबसे मतलब क्या नाम है लो है, नीचे है। अर्थात आप कह सकते हैं कि कुल मिला जुला के कि यहाँ पर जो कह लीजिए कि भ्रष्टाचार है वो ना के बराबर है, और ऐसे देश वास्तव में तरक्की की राह पे बहुत तेजी के साथ अन्य राष्ट्रों की सापेक्ष क्या होते हैं, आगे जाते हैं। इस बात को अच्छे से विद्यार्थी लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, और प्रश्न नंबर अगला आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा। 6 नंबर पे हम लोग आ गए हैं कि सशक्त योजना, क्या योजना, सशक्त योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। सशक्त तो विद्यार्थीगण आपको बनना पड़ेगा, अपने अरमानों को पंख देना है, आधार देना है, आशाओं को विश्वास देना, आशा और विश्वास के साथ अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है, तो अपने आप को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। जो आप बनेंगे समाज बनेगा, राष्ट्र बनेगा। मगर यहाँ क्या उत्तर होगा विद्यार्थी लोग, यहाँ आपको बताना है। तो सशक्त योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। बैंकिंग, पहला ऑप्शन जरा देखिए, बैंकिंग सेक्टर, कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, घुमंतू जातियों का विकास। अब समझिए किस क्षेत्र से संबंधित है। तो विद्यार्थी लोग याद रखिएगा बैंकिंग सेक्टर। क्या बेटा, बैंकिंग सेक्टर। विद्यार्थी लोग, मित्र लोग, क्या है, अगर प्रश्न आता है कि जो सशक्त मतलब क्या नाम है कि जो योजना है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो तुरंत याद रखना चाहिए कि जो मतलब क्या नाम है कि बैंकिंग सेक्टर है। कौन सा सेक्टर, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं, कौन सा सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर मतलब क्या नाम है कि के संबंधित मतलब क्या नाम है कि जो योजना है वो उसका नाम क्या है, सशक्त। क्या नाम है, सशक्त। अब आप कहेंगे सर सशक्त में क्या चीज़ें शामिल हो रही है। विद्यार्थी लोग याद रखिएगा, जो बैंकों की जो बहुत बड़ी समस्या निकल के सामने आ रही है, क्या समस्या आ रही है, उनकी जो बहुत बैंकों की एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। क्या आ रहा है बताइए आप लोग, आ रहा है क्या चीज़, यही एनपीए क्या आ रही है, अर्थात आप कह सकते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के विद्यार्थी लोग आ रही है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादनकारी संपत्तियाँ, अर्थात जो भी मतलब क्या नाम है कि मतलब कर्ज दिए हैं, मतलब क्या नाम है कि बैंक दिए हुए, उनका कर्ज वापस नहीं आ रहा है, वो डूबते चला जा, वो कर्ज डूब रहा है। अर्थात आप कह लीजिए कि जिसे हम लोग नॉन परफॉर्मिंग, क्योंकि जब बैंकें कोई भी कर्ज देती हैं, मतलब यदि वो 90 दिन के भीतर अगर मूलधन और ब्याज सहित कुछ वापस नहीं हो रहा, तो ऐसे पैसे को मतलब बैंकिंग सेक्टर में हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कितना दिन का होता है, 90 दिन। अगर 90 दिन के भीतर आना शुरू हो गए तो पैसा एनपीए नहीं होता है। और अगर लेकिन मतलब मान लीजिए कि 90 दिन तक कोई भी मतलब क्या ना पैसा नहीं आना शुरू होता, बैंक जो कर्ज देती है, ऋण देती है तमाम प्राथमिकता के क्षेत्रों में, तो ऐसे मतलब क्या नाम है कि पैसे को हम लोग बैंकिंग की भाषा में क्या बोलते हैं, एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट या गैर निष्पादनकारी संपत्तियाँ। ये प्रश्न आपको याद रखिएगा, और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, डोमिनेंट प्रश्न है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। सशक्त योजना
किस मतलब क्या नाम है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो उत्तर क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर। क्या उत्तर होगा, बैंकिंग सेक्टर। अच्छी तरीके से विद्यार्थी लोग याद रखें। चलिए अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। चलिए अब अगला जो प्रश्न है, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है। वाह क्या गजब का प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। और पतन क्या बात है कि चाहे वो एकेडमिक स्तर का एग्जाम हो या कंपटीशन स्तर का एग्जाम है हो, पतन क्या बात है कि क्वेश्चन के जो सिलेक्टर हैं इस प्रश्न से इतना मोहब्बत है, इतना लगाव उनको है, जरूर प्रश्न यहाँ से दे देंगे। इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जरा देखिए पहले कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान वाली खिड़की किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा किसको, आईडीए अर्थात आप कह सकते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। क्या कह रहे हैं, आईडीए। क्या कहेंगे, आईडीए, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद। क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ भी बोलते हैं या फिर अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कुल मिला जुला के आईडीए याद रखिएगा। और इसी समय ये भी याद रखिएगा कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है, 24 सितंबर 1960। कितना, 24 सितंबर 1960। अगर प्रश्न आता है कि आईडीए की स्थापना कब हुई है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, तो आप ये भी याद रखिएगा इस प्रश्नों के साथ कि 24 सितंबर 1960 को। और दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो मतलब आईडीए है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लोन विंडो, मतलब उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं ये मात्र विकासशील देशों कर देती है और लंबे समय के लिए कर देती है, और यह वर्ल्ड बैंक की सहयोगी संस्था है। और कहीं ना कहीं इसको ये भी याद रखना है कथन कारक में कि जो आईडीए है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है, एजेंसी है। क्या है, एजेंसी है, अभिकरण है, अर्थात स्वतंत्र यह नहीं है, कहीं ना कहीं उसके दिशा निर्देश पे क्या करती है, कार्य करती है। तो अब तो शायद उत्तर क्लियर हो गया है कि अगर प्रश्न आता है कि विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किस संस्था या किसे कहा जाता है विद्यार्थी लोग, तो उत्तर क्या होगा, आईडीए। क्या होगा, आईडीए। चुपके से मार दीजिएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। बस खाली हमारे साथ लगे रहिए, 1 घंटा की पूरी क्लास आपको मिलेगी पर डे, और अच्छे तरीके से एकदम कूल माइंड से पढ़ने की कोशिश करिए। कैसे नहीं मिलेगी सफलता, सफलता हमसे है ना कि मतलब क्या ना कि हम उससे हैं। मगर याद रखना है कि कहीं कंट्रोल आपका दिमाग आपको तो नहीं कर रहा हो, बल्कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करिए। यदि आप मतलब अपने सपनों को साकार स्वरूप देना चाहते विद्यार्थी लोग, तो आपको कहीं ना कहीं कभी हारना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बल्कि जंग अपनी क्या है, जीतना है। तो पढ़ाई तो क्या है, करनी होगी। चलिए अगले प्रश्न के साथ चलिए जरा से। तो चलिए अब देखिए एक ऐसे प्रश्न को आपके बीच चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है बैकवास प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बेटा 1 2 3 अर्थशास्त्री ऐसे अर्थशास्त्री हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग मतलब मार्क्स को पढ़ते हैं, मतलब क्या पढ़ते हैं, एडम स्मिथ को पढ़ते हैं, कीन्स को पढ़ते हैं। और यहाँ देखिए एक एक ऑप्शन हम पहले ही बता दे रहे हैं कि मतलब क्या नाम है, जो उत्तर आपका है गुरनार मिडल है। क्या है, गुरनार मिडल। ये ऐसे अर्थशास्त्री विद्यार्थी लोग इतना वर्क किया है, मतलब क्या नाम है, अर्थशास्त्र में, कि इनके योगदान को कभी कोई भूल ही नहीं सकता है। तो अगर प्रश्न आता है कि बैकवास, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है कि ये प्रश्न ऐसे आपको कहीं न कहीं अन्य लोगों की तुलना में एक कदम आगे ले जाते हैं कि अगर प्रश्न आता है कि बैकवास जो प्रभाव है सर्वप्रथम किसने उसका प्रयोग किया था, तो विद्यार्थी लोग, साथी लोग याद रखिएगा महान अर्थशास्त्री नाम क्या है, गुरनार मिडल। क्या नाम है, गुरनार मिडल। कभी समय मिलेगा तो बैकवास प्रभाव हम अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी कम समय है, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला है, अन्यथा जो प्रश्न लेकर के आए वो नहीं पूरा हो पाएगा। तो उत्तर मगर आप लोग ये जान लीजिए, बैकवास प्रभाव अगर प्रश्न पूछता है सर्वप्रथम किसने दिया, उत्तर क्या है, गुरनार मिडल। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि चलिए अब आ रहा है मीरा सेठ। क्या बोल रहे हैं, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। बहुत पुराना प्रश्न है
और मगर ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बार बार एग्जाम में जगह बनाता है, हमेशा पूछता रहता है इसे। तो क्या उत्तर हो सकता है? जैसे ही मीरा सेठ समिति का नाम आए तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अरे अरे वही तो उत्तर होगा। क्या होगा? हथकरघा उद्योग। क्या होगा? हथकरघा उद्योग। जैसे ही प्रश्न आए तुरंत आपको मतलब क्या नाम है, क्या समझ में आ जाए कि हथकरघा मतलब क्या नाम है, जो उद्योग है उससे संबंधित है। बहुत ज़्यादा समय यहाँ नहीं देना है। और मैं बताऊं विद्यार्थी लोग, जो हथकरघा उद्योग है लगातार मैंने देखा, मतलब जब से कहीं ना कहीं चिंतन मंथन शुरू किया है, लगातार मैं देखता रहता हूँ कहीं ना कहीं जो हथकरघा से जुड़े हुए मतलब क्या नाम है कि लोग हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। क्यों पीड़ित हैं? कि लगातार मतलब क्या नाम है कि जितना बेहतर निष्पादन करना चाहिए उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। क्यों कह नहीं पा रहे हैं? क्योंकि जो विश्व की जो आर्थिक मंदी है उसका प्रभाव इनके ऊपर खूब दिखाई देता है। तो कुल मिला जुला के अगर प्रश्न आता है कि मेरा सेठ समिति का संबंध किससे है, तो रोजगार से नहीं है, बाल श्रम से नहीं है, कार्यरत महिलाओं के कल्याण से नहीं है। विद्यार्थी लोग किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? हथकरघे उद्योग से। किसके हैं? हथकरघे से। तो अच्छी तरीके से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं विद्यार्थी लोग। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है और छोटे भी एग्जाम में आता है, बड़ा एग्जाम में आता है। तो कुल मिला जुला के याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 10वें प्रश्न में जरा आप लोग मतलब क्या ना क्लियर करिए कि 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनी करों का कितना हिस्सा राज्यों के बीच बांटने की बात है। हल्का पहले आप वित्त आयोग के बारे में जान लीजिए कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। क्या कह रहे हैं? जरा देख लीजिए कुछ प्रश्न जो आते हैं बार बार एग्जाम में कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति की बात है विद्यार्थी लोग, वो कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? देश का राष्ट्रपति, जिसे देश का प्रथम नागरिक बोला जाता है, याद रखिएगा। और कितने वर्षों के लिए? कितने वर्षों के लिए करता है? बोलिएगा 5 वर्ष। कितना हो करता है? 5 वर्ष। और पूछ रहा है 15वें वित्त आयोग की बात कर रहा है। तो मान लीजिए ये भी प्रश्न आ सकता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो 15वीं मतलब क्या ना जो 15वां वित्त आयोग है, याद रखिएगा इसके जो अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष इसके बेटा हैं, याद रखिएगा कि पूर्व सांसद भी रहे हैं। इनका नाम क्या है? एन के सिंह। क्या नाम है? एन के सिंह। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फैक्ट है, एकदम याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न ये आ सकता है कि 15वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट कब से कब तक लागू होगी, जो इसकी सिफारिशें हैं वो कब से कब तक प्रभावी होंगी। तो याद रखिएगा 2000 कितने से 21 से 2026 तक। कितना? 2021 से 2026 तक। इसको अच्छी तरीके से विद्यार्थी लोग याद रखिएगा, कहीं कन्फ्यूजन मत करिएगा, कहीं 2020 से 25 मत कर दीजिए गलती से। बहुत सारी किताबों में मतलब यही लिखा हुआ, आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ ये याद रखना है कि जो हमारा मतलब क्या नाम है कोरोना काल था, उसके नाते एक विस्तार किया गया है। तो कुल मिला जुला के 2021 से 26 वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही होगा। अब प्रश्न ये कह रहा है कि जो केंद्र सरकार टैक्स के माध्यम से आय प्राप्त करती है और ऐसे टैक्स जो राज्यों के साथ बांटे जाते हैं उसका कितना हिस्सा मतलब क्या नाम है कि मतलब राज्यों को जाएगा। तो विद्यार्थी लोग पूरी तरीके से कंफर्म कर लीजिए, उत्तर कितना होगा? 41%। कितना होगा? 41%, 41%। और ये भी याद रखिए कितना जाएगा? कितना जाएगा? कितना होगा राज्यों का हिस्सा? कितना परसेंट मिलेगा? 41% मिलेगा। कितना मिलेगा? 41% मिलेगा। अच्छी तरीके से याद करिएगा, कहीं मिस मत करिएगा। दूसरी बात मतलब ये है कि एक प्रश्न और याद रखिएगा, 1% उनके लिए भी मतलब देगी सरकार कि मतलब वित्त आयोग सिफारिश की है। किनके लिए? जो जम्मू कश्मीर पहले जो मतलब एक विशेष राज्य था, अब 2 केंद्र शासित बन गया है, तो उसके विशेष डेवलपमेंट के लिए 1% मतलब क्या नाम है और रखा है, अलग से रखा है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो जम्मू कश्मीर जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं उनके लिए अलग से कितना बनाया गया? 1% रखा गया है। तो कुल तो 42% ऐसे सिंपल मतलब हो जाएगा। जब पूछेगा जम्मू कश्मीर को विशेष रूप से जोड़ करके मतलब कितना, तब 42 करिएगा।
और अगर सामान्यता पूछता है कि जो 15वां वित्त आयोग है वो कितना मतलब क्या नाम है की सिफारिश किया है जो टैक्स राज्यों के साथ बढ़ता है विद्यार्थी लोग, तो उत्तर उसमें क्या होगा 41%। क्या होगा 41%। तो भूलिएगा नहीं। और इन तमाम प्रश्नों का कि वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कितने वर्ष के लिए करता है, 5 वर्ष के लिए। 15 वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह। इसकी सिफारिश कब से कब लागू होगा, 2021 से 2026 तक। और कितना सिफारिश किया है 41%। और जम्मू कश्मीर और इससे संबंधित जो मतलब क्या ना एक और केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है उसकी विशेष डेवलपमेंट के लिए कितना 1%। क्लियर शायद हो गया होगा और अच्छी तरीके से इसको आप समाप्त करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। अब वित्त आयोग तो आप जान ही लिए 5 वर्ष के लिए होता है, राष्ट्रपति करता है, मगर आर्टिकल नंबर हमने वहां नहीं इसलिए बताया था क्योंकि यहां प्रश्न रखा गया है। इस नाते विद्यार्थी लोग अगर प्रश्न आता है कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो उत्तर क्या होगा। देखिए अनुच्छेद 256 दिया, अनुच्छेद 280 दिया है, अनुच्छेद 293 दे रहा है, अनुच्छेद 356 दे रहा है। तो याद रखिएगा कि वित्त आयोग के गठन की बात की गई है तो वो अनुच्छेद नंबर कितना है, अनुच्छेद नंबर 280। कितना 200। सिंपल प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है, इतना विद्यार्थी यहाँ समय मत लीजिए। अगर प्रश्न आता है वित्त आयोग अर्थात एक संवैधानिक संस्था है, क्या हुई, क्योंकि जिस संस्था का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल में होता है वो संस्थाएं क्या होती हैं, क्या होती हैं, संवैधानिक संस्था होती हैं। वहीं आप अभी एनडीसी को ले लीजिए, नीति आयोग को ले लेंगे, सब ये परामर्शदायी संस्थाएं हैं, ये मतलब गैर संवैधानिक है। मगर आपका वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत आ रहा है, इसलिए क्या है वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है ना कि गैर संवैधानिक। इस तमाम फैक्ट को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब समझिए कि अगला जो प्रश्न मतलब आपका आ रहा है, क्या आ रहा है, 23 अगस्त 2021 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का विशेष आहरण अधिकार एसडीआर कोटा कितना हो गया है। अब देखिए एक नया मतलब शब्द आ रहा जिसके बारे में पूछ रहा है, थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए अच्छे से। किसके बारे में पूछ रहा है, एसडीआर। एसडीआर को कहते हैं विशेष आहरण अधिकार। क्या बोलते हैं, विशेष आहरण अधिकार। इसके बारे में पूछ रहा है। अब कभी कभी प्रश्न ये पूछ देता है कि विशेष आहरण अधिकार का जो जन्म है वो किसके थ्रू हुआ है। तो याद करिएगा कि इसकी जो निर्माता है कौन है, आईएमएफ है। कौन है, आईएमएफ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बहुत शानदार प्रश्न है कि अगर प्रश्न आता है कि एसडीआर स्पेशल ड्राइविंग राइट क्या है, स्पेशल ड्राइविंग राइट मतलब क्या नाम है कि निर्माता कौन है, कौन इसको निर्माण किया, कौन बनाया है, तो उत्तर आप लिख लीजिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये भी याद रखिएगा इसके बारे में, इसकी स्थापना कब हुई है, 27 दिसंबर कितना बोलिए जल्दी से, कितना जल्दी बोलिए प्रिय विद्यार्थियों, 1945। मगर एसडीआर कब बना है, एसडीआर की स्थापना की बात कब हुई थी, 1969 में हुई थी। मगर याद करिएगा एक देश है जिसका नाम क्या है, फ्रांस। फ्रांस ने क्या किया, विरोध किया, मगर 1 साल बाद क्या किया, मान गया। तो अगर प्रश्न आता है कि जो एसडीआर है इसका प्रचलन क्या कह रहे हैं, प्रचलन या शुरू मतलब काम करना कब शुरू किया, तो उत्तर क्या लिखेंगे 1970। क्या हो जाएगा 1970। तो बना कब, इसकी मतलब क्या बना कब है 1969 में, और कार्य करना कब शुरू से किया 1970 से। किसने विरोध किया था, फ्रांस। किसने विरोध किया था, फ्रांस। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और एक प्रश्न आपको अच्छा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, एक तरह से कहिए ब्रेकिंग न्यूज की तरह, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सबसे पहले कर्ज लेने वाला देश कौन था, तो उत्तर क्या आएगा, फ्रांस। क्या आएगा, फ्रांस। क्या याद रखना है, अगर प्रश्न आता है कि आईएमएफ से सबसे पहले, क्या कह रहे हैं, आईएमएफ से सबसे पहले कर्ज कौन लिया, सबसे पहले कर्ज कौन लिया, तो उत्तर क्या निकल के आएगा, उत्तर क्या निकल के आएगा, फ्रांस पहला ऐसा देश है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सबसे पहले कर्ज लेने वाला
देश बना है, अच्छी तरीके से याद करिएगा। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, एकदम न्यू प्रश्न है करंट अफेयर्स का, कि 23 अगस्त 2021 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का विशेष सहारण अधिकार कोटा कितना हो गया है। तो विद्यार्थी लोग जो उत्तर आपका निकल के आएगा 12.57। क्या उत्तर आएगा? 12.57। क्या होगा? 12.57। याद करिए, वही मतलब भारत है, वही हिंदुस्तान है कि जब मतलब 1991 में कि मुद्रा का 2 बार 1991 में 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। 18.5%। कितना? 18.5%। बार बार प्रश्न पूछता है कि 1991 में कि रुपये कितना अवमूल्यन किया है, कितना करेंगे? 18.5%, 18.5%। और वही वो समय दौर है जब भारत ने मतलब क्या नाम है कि अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या किया, गोल्ड को मतलब क्या ना IMF पे गिरवी रखा। मगर आज देखिए तस्वीर बदल गई है, एक भारत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया हुआ है। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक डोनर कैटेगरी का राष्ट्र बन गया। कौन सा? डोनर मतलब कैटेगरी का राष्ट्र बन गया है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा? 12.57 बिलियन, क्योंकि SDR उसकी क्या है? मुद्रा की इकाई है। किसकी? मतलब IMF की। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी बच्चों, अब समझिए, देखिए बहुत शानदार और प्रचलित प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, अर्थात जो नेशनल इनकम है। बताइए आप लोग, राष्ट्रीय आय क्या होता है? बहुत सिंपल परिभाषा होती है। राष्ट्रीय आय वाला, राष्ट्रीय आय का लेसन पूरा पढ़ाया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पे LB सर के द्वारा। आप चिंतित ना होइए, एकदम पूरी तरीके फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स के जितने सारे डायमेंशन हैं हम आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, एकदम निःशुल्क, कोई मतलब कॉस्ट नहीं जिसकी होगी। तो राष्ट्रीय आय सिर्फ कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के समंक मतलब जो डाटा होता है, आंकड़ा होता है। क्या होता है? आंकड़ा होता है। उसका कलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिए, उत्तर तो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। मगर यदि मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रीय आय है क्या, तो क्या आप बोलेंगे राष्ट्रीय आय के संदर्भ? जरा बताइए। सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय आय के बारे में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्यों का योग है वही क्या है? राष्ट्रीय आय है। तो इस राष्ट्रीय आय के संदर्भ में और क्या याद रखना है? 2-3 फैक्ट याद रखना है कि राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने किया? बार बार प्रश्न आता है, छोटे से चाहे वो मतलब कोई एकेडमिक एग्जाम दीजिए, कंपटीशन का, प्रथम अनुमान किसने किया? तो फिर आप उत्तर क्या देते हैं कि दादा भाई नौरोजी। क्या उत्तर देते हैं? दादा भाई नौरोजी देते हैं। ए याद रखना है, ठीक है? ए आपको देते हैं। और अगर मान लीजिए आ गया कि राष्ट्रीय आय का क्या चीज? राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान किसने क्या किया? वैज्ञानिक अनुमान किसने किया? बताइए क्या उत्तर होगा? याद करिए, VKRV राव। क्या रखेंगे? VKRV राव। ये तमाम प्रश्नों को विद्यार्थी लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न अगर यहाँ से आए तो बच के ना जा पाए। इन तमाम बातों क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो अगर प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, भारत में राष्ट्रीय आय के समंकों का आकलन किसके थ्रू होता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा होता है। तो पता है ना कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अब दूसरा स्वरूप ले लिया है। आगे वाले जो प्रश्न हैं वहाँ मिलेंगे, वहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ इतना मगर आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में जो डाटा का मतलब क्या नाम है कि डाटा जो मतलब क्या नाम है कि आकलन है, कलेक्शन है, वो किसके द्वारा होता है? तो विद्यार्थी लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या याद रखेंगे? राष्ट्रीय मतलब सांख्यिकी कार्यालय, NSO। क्या है? NSO। जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो नीचे मतलब क्या नाम है उसको जो पूरे तरह हमने इंग्लिश में भी ड्रा किया है, ताकि आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आगे चलें, चलिए चलते हैं। चलिए अब देखिए, एक परंपरागत प्रश्न है। परंपरागत प्रश्न का मतलब ये है कि जो बहुत पुराना प्रश्न है मगर आज भी उसकी उपयोगिता उतना ही क्या है? ज़्यादा है। पूछ रहा है कि मास्ट्रियन संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था?
बहुत सिंपल प्रश्न है, तो आप सीधे सीधे बहुत टाइम यहाँ मत लीजिए, तुरंत आप उत्तर पे जाइए। क्या जाएंगे ना बेटा, पर्यावरण सुरक्षा। देखिए बहका रहा है, एकदम कितना गलत उत्तर दे रहा है। नाव की परिसीमन एकदम गलत, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण एकदम गलत। उत्तर क्या हो जाएगा, यूरोप का एकीकरण। क्या उत्तर हो जाएगा, यूरोप का एकीकरण। चलिए आगे चलते, मूव करते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए आ रहा है कि नए स्थापित किए गए एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय कहाँ। बहुत शानदार प्रश्न, अपने आप में नया प्रश्न आपके सामने आ रहा है। क्यों आ रहा है कि पता होना चाहिए कि यही संस्थाएं ऐसी जो नई बनी हुई है, मतलब क्या नाम है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक के एकाधिकार को कह लीजिए कि चुनौती देने के लिए ये जो बनी हुई हैं। इसी नाते यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। बस तुरंत आप जैसे ही देखिए चाइना को याद करिए, चीन को याद करिए और तुरंत उत्तर कहाँ चले जाइए, बीजिंग के साथ। नई संस्था है, 21वीं सदी की संस्था है। और विद्यार्थी लोग याद रखिएगा, और बार बार यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा कि नए स्थापित किए गए एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर क्या होगा, बीजिंग। बीजिंग कहाँ है, चीन में। बीजिंग कहाँ है, चीन में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं हम लोग। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, फॉर्मेट बदल गया है। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध कृषि विपणन से है। अच्छा, कृषि विपणन से मतलब क्या आपको समझ में आ रहा, बोलिए। कृषि विपणन का मतलब क्या ना, आप लोग क्या समझ रहे होंगे। अरे विपणन का मतलब ये है कि उत्पादन से लेकर बाजार तक ले जाने वाली जो व्यवस्था है उसे क्या बोलते हैं, विपणन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विपणन बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध कृषि विपणन से है। तो देखिए पहला दे रहा है मार्केट इंश्योरेंस स्कीम। क्या बोलना है, क्या है, मार्केट इंश्योरेंस स्कीम एकदम ये शामिल है बेटा, एकदम नया प्रश्न है। दूसरा दे रहा है प्राइस डेफिशिएंसी प्रोक्योरमेंट स्कीम, एकदम सही है। प्राइवेट प्रोक्योरमेंट मतलब स्टॉकिस्ट, ये भी सही है। इसके बाद मतलब क्या नाम है, संपदा योजना, ये गड़बड़ लिख दिया गया है, टाइप हो गया। तो जरा देख लीजिए चारों सही है, अर्थात आपका जो उत्तर सही आ जाएगा ABCD, तो चारों कौन में है, आपका उत्तर मतलब क्या सही हो जाएगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। अर्थात जितनी भी मतलब क्या ना योजनाएं आप स्कीम देख रहे हैं सारी की सारी किससे हैं, कृषि विपणन से संबंधित है। और याद रखिएगा आज वर्तमान में एक कृषि की जो नई योजना चली है ई नैम करके, जो मतलब तमाम मतलब कृषि मंडियों को जोड़ने की बात करता है, 2016 से स्टार्ट हुआ है। उसको भी अच्छी तरीके से याद करिए। ई नैम पे पूरी वीडियो हमारी, पूरा लेक्चर हमारा अच्छे तरीके से होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। एक मिनट, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को देखिए आप लोग, ये तो देख चुके हैं ना, हाँ ये तो क्लियर हो गया है। तो 1 2 3 नहीं बच्चों, ये जो ऑप्शन मतलब हम लोग है बल्कि चारों सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात जो कृषि विपणन से संबंधित चारों योजनाएं बताई हमने, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो करेक्ट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नया प्रश्न आपके सामने आ रहा है। नया प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। चलिए भाई विचार कर लेते हैं, दिक्कत क्या, हम लोग काम ही विचार करना है। तो लिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चुनिए। चलिए, रिटेल डायरेक्ट भारतीय रिजर्व बैंक की एक योजना है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा 11 नवंबर 2021 को लॉन्च किया। एकदम बात सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है। पूरी तरीके से जो रिटेल डायरेक्ट के संदर्भ में मतलब क्या ना RBI की जो योजना स्टार्ट हुई है वो मतलब अभी हाल में हुई है, 2021 में हुई है। यही जो नवंबर का महीना चल रहा है, इसी नवंबर के महीने में। और वो कौन सा तारीख था, 11। एकदम सही उत्तर है। आगे देखिए क्या दे रहा है कि रिटेल डायरेक्ट योजना के अंतर्गत
खुदरा निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जो मतलब छोटे छोटे निवेशक, खुदरा निवेशक हैं, अब मतलब सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। वो ऑलरेडी सरकारी जो सरकारी प्रतिभूति है, जो मतलब क्या नाम है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसमें अब निवेश कर सकते हैं। सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ज़रा आप लोग देखिए, दे रहा है कि सरकारी बांड बाजार में खुदरा निवेशकों द्वारा सीधे निवेश की सुविधा प्रदान करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या है? तीसरा देश है। याद करिएगा, पहला अमेरिका और ब्राज़ील 2 देश हो चुके हैं। तो और देखिए इसमें दे भी रहा है इस प्रकार की सुविधा इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील में है। तो चारों ऑप्शन सही हो गया शायद। एकदम बात सही है। तो चारों देखिए किस में है, 1 2 3 4। हमें लगता है कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम मतलब पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अर्थात चारों क्या है, विचार कर लिया गया, चारों मतलब क्या नाम है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आगे मतलब इस तरीके से आ गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या कितनी थी? बहुत शानदार प्रश्न, जनसंख्या से प्रश्न दे रहा है कि 2011 की जनगणना, वही आज़ाद भारत की 7वीं जनगणना और मतलब सिंपल रूप से 15वीं जनगणना, और विधिवत जनगणना की अगर बात करें तो जो 11वीं जनगणना थी, और कौन से नंबर जनगणना थी, 14वीं जनगणना थी। तो याद रखिए, पूछ रहा है कि 2000 मतलब क्या नाम है, 11 की जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो एकदम क्लियर है, 121.08। कितना? 121.08 मतलब क्या ना, करोड़। पूरी तरीके से क्लियर आंसर है। और याद रखिएगा, जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और आने वाले दिनों में लगता है कि चाइना का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। मगर चाइना ने भी देखिए अपने यहाँ, उसके यहाँ जो आर्थिक मंदी हल्का हल्का असर दिख रहा था, उसको डिमांड, क्योंकि वहाँ आर्थिक मंदी कब आती बच्चों? तभी तो आती है ना जब डिमांड कम होता है, मांग कम होता है, वस्तुएं कम बिक पाती हैं, बेरोजगारी फैल जाती है, हर तरफ मतलब क्या नाम है, जो आर्थिक सुस्ती का दौर चालू होता है। तो कहीं ना कहीं अब जो मतलब एक बच्चे वाली जो कॉन्सेप्ट है, उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है अब, ताकि वहाँ भी जनसंख्या बढ़े। तो कुल मिला जुला के अच्छा, भारत में परिवार नियोजन कब लागू हुआ? और एक भी जान लीजिए, भारत परिवार नियोजन लागू करने वाला दुनिया का पहला देश मतलब आधिकारिक रूप से है। ये भी प्रश्न को याद रखिएगा अच्छी तरीके से। तो अगर प्रश्न आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 121.08 करोड़। बच्चों एकदम सिंपल प्रश्न है, इसलिए यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, समय मत बर्बाद करिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दे रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? अब कह रहा, देखिए एक चीज है, यहाँ पूछ रहा है, जरा देखिए, सर्वाधिक नगरीय, क्या बोल रहे हैं, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रतिशत दे रहा है। ये आपको याद रखना है। क्यों, क्या याद रखना है? प्रतिशत आपको याद रखना है, संख्या नहीं पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे, अब ऐसे तो सिंपली देखेंगे लोग, तुरंत पहले क्या मार देंगे, उत्तर प्रदेश मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नगरीय जनसंख्या अधिक है, ना कि प्रतिशत में। प्रतिशत में सबसे आगे कौन है? क्या उत्तर हो जाएगा? क्या उत्तर हो जाएगा? गोवा। क्या उत्तर हो जाएगा? गोवा। और अगर मान लीजिए अभी जनसंख्या के मामले में, संख्या के मामले में पूछता, तो आप तुरंत चले जाते किसके साथ, यूपी के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ चले जाते। मगर यहाँ पूछ रहा है नगरीय मतलब जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में मतलब सर्वाधिक है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? क्या उत्तर हो जाएगा? गोवा। क्या उत्तर हो जाएगा? गोवा। ये याद रखिएगा। चलिए अब आज का हमें लगता है कि अंतिम प्रश्न मतलब क्या नाम है कि होना चाहिए हमारे आपके बीच, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग अपनी मुकाम पर पहुंच रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है। चलिए अंतिम प्रश्न को ले लेते, फिर बात करते हैं आपसे। निम्नलिखित में से किस देश में
खुदरा निवेशक सरकारी बॉन्ड में सीधे निवेश कर सकती हैं। अरे विद्यार्थी लोग, अभी तो इसके पहले हम लोगों ने बात किया है, इसके 2 प्रश्न पहले विचार किया है कि 3 देश हैं, कौन कौन है देख लीजिए, यहाँ भी मिल जाएगा, यहीं से ले लेते हैं। भारत का विचार कर लीजिए, भारत दुनिया का तीसरा देश बना, मतलब क्या ना, खुदरा निवेशक के मामले में। फिर देखिए ब्राज़ील हमारा क्या है, तीसरा था। संयुक्त राज्य हमारा क्या था, अमेरिका क्या था, पहला था। तो कुल मिला जुला के आपको याद रखना पड़ेगा विद्यार्थी लोग, अगर यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में खुदरा जो निवेशक हैं सरकारी बांडों में सीधे निवेश कर सकते हैं, तो भारत, अमेरिका, ब्राज़ील तीनों देश शामिल हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो छोटे छोटे जो निवेशक हैं सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, अब पैसा वो लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बस एकदम अपने खुद आप प्रश्न से बात करिए, प्रश्न खुद कहेगा कि उत्तर हम ही को करिए, अर्थात अपने आप ही बोल रहा है जोर जोर से। चलिए डी ऑप्शन को टच करते हैं और उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, इसके अनुसार मतलब क्या नाम है, सही हुआ। तो विद्यार्थी लोग, आज हम लोग आप लोग के बीच एक बेहतर सीरीज स्टार्ट किए हैं और मैंने वादा किया था विद्यार्थी लोग आपसे कि जब भी मतलब हम मिलेंगे हम प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र के जितने सारे डायमेंशन होते हैं, जितने सारे पक्ष होते हैं, सब पर बात करेंगे। एक बार पुनः हमारी इस इंडियन इकोनॉमी की श्रृंखला शुरू हुई है और धीरे कहने के लिए 20 क्वेश्चन हैं, मगर 50 क्वेश्चन से भी ज़्यादा यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो विद्यार्थी लोग, आपसे एक ही गुजारिश कि जिस सपने को लेके चले हैं उस सपने को पूरा करना है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आप उनको ज़रा याद करिए जिन माता पिता अपनी उम्मीदों के साथ आपको मतलब सींचा है, आपको बड़ा किया है, उनकी भी कुछ अरमान हैं, उनकी भी उम्मीदें हैं, उनकी भी आशाएं हैं। तो विद्यार्थी लोग, थकिए नहीं, हारिए नहीं और रुकिए नहीं, जीत होना तय है। मगर याद रखना, ये जो बेरोज़गारी है, इस बेरोज़गारी के चक्रव्यूह को यदि तोड़ना है, यदि इसे भेदना है, तो विद्यार्थी लोग हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, सफलता श्योर है। और कभी भी मान के चलिए, जितने लोगों ने सफलता हासिल किया है विद्यार्थी लोग, सबने संघर्ष किया है, सबने पसीना बहाया है। तो विद्यार्थी लोग, आज यहीं तक, कल फिर मिलते हैं इसी दूसरी श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए आपको ढेर सारा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।